सभी को राम राम। मैं बी एस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कला और कला सौंदर्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने कला के बारे में विस्तार से पढ़ा, फिर उसके एमसीक्यू पढ़े, फिर सौंदर्य के बारे में पढ़ा, फिर उसके भी हमने एमसीक्यू भी पढ़े थे और बाद में जो कंबाइंड उनके एमसीक्यू बन रहे थे वो भी हमने पढ़े थे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम इसमें पढ़ेंगे दृश्य कला के मूलाधार। दृश्य कला है उसके मूल आधार क्या है, उसमें तत्व, संयोजन के सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य, ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें से कि पहला टॉपिक हमारा है तत्व। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए समय ज़्यादा हमारा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि पूरा टॉपिक आप इसको समझ सके। मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे से बेहतर हो सकता है मैं इस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि कमीशन में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इससे संबंधित यदि प्रश्न आप पूछा जाता है तो आप उसका आंसर 100% अच्छे से दे सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दृश्य कला के तत्व। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का दृश्य मान रूप है। प्रत्येक कलाकार चित्र रचना के लिए किन्हीं निश्चित मानदंडों व तत्वों का सहारा लेता है। तो कोई भी यदि चित्र की रचना करनी है तो कुछ निश्चित उसके मानदंड जो होते हैं, कुछ उसके तत्व होते हैं, जिसके कुशलतापूर्वक प्रयोग से वह अपनी प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। तो यदि उसके कुछ मापदंड है, उसके कार्य करने में उसकी कुशलता है, तो ही वो अपने प्रस्तुति को अच्छे से प्रभावपूर्ण बना सकता है। दृश्य कला के निम्नलिखित तत्व है, ये तत्व आपने लिख लेने हैं जो प्रधानतः चित्रकला में प्रयुक्त होते हैं। तो ये तत्व जो है वो आपने अपने पास लिख लेने हैं अच्छे से, क्योंकि ये आना है और आपको पता होना चाहिए। अभी हम सिर्फ तत्व लिखते हैं और फिर उनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है रेखा, दूसरा हमारा है आकृति, तीसरा है वर्ण, चौथा है तान, पांचवा है व्यन या पोत, टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं, छठा हमारा है अंतराल। तो ये हमारे 6 तत्व है कला के। 6 तत्वों को यदि हम विस्तार से पढ़ें तो जो मेरे पास इसकी सामग्री कम से कम 5-6 पेज है, मतलब एक पेज पे एक तत्व के लिए अलग से जो है ना वो विस्तार से इसमें बताया गया है। तो मैं जितना हो सकता है शॉर्ट करता हूँ इसको, क्योंकि इतना बड़ा यदि पढ़ा है तो कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो आपका बन सकता है और बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए कई बार ऐसी चीज़ें रहती है तो वो बोर भी हो सकता है। कुछ बच्चे तो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको तो बोरिंग लगता नहीं है, पर कईयों को लग सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा संक्षिप्त में इसको बताने की, और इतना संक्षिप्त भी नहीं करूँगा कि कोई चीज़ छूट जाए। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, मेरा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो पसंद ही आए, आपको नापसंद भी आ सकता है, तो आप डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम ये चीज़ें आप सारी लिख लो, ये 6 के 6 तत्व लिख लो, और विस्तार से हम पढ़ेंगे कि रेखा को हम जो ना कैसे डिफाइन करते हैं आर्ट में। तो हम उसको जो ना पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा तत्व है रेखा। भावों को चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा ने ही रेखा को जन्म दिया। तो रेखा का जन्म कैसे हुआ है? चित्रांकन की जो भावना, इच्छा जब मनुष्य के मन में आई तो रेखा का जन्म हुआ। रेखा प्रारंभ से ही चित्रकला में मूलाधार के रूप में मानी जाती है। तो यदि रेखा ही नहीं लगेगी तो आगे कार्य नहीं हो पाएगा। तो चित्रकला में मूल आधार जो है वो रेखा है। अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा की सृष्टि होती है। यह कला का सरलतम
सार्वभौम तथा सर्वाति प्राचीन माध्यम है। तो कला जो है वो सबसे प्राचीन माध्यम है चित्रकला को करने के लिए। अब जो रेखाएं होती है तो ये यहाँ स्मरण करने के लिए हमें दिया है कि रेखा एवं दिशा। तो रेखा और दिशा जो है उसके कितने भाग है, क्या है ये कह रहा है कि प्रत्येक रेखा किसी न किसी दिशा को अंकित करती है। चित्रगत रेखाओं में प्राय 3 प्रमुख दिशाएं होती है। जो चित्र में रेखाएं दी जाती है उसमें कितनी दिशाएं होती है जी? 3 दिशा लिख लो अपने पास है। क्षितिज, ऊर्ध्व और कर्णवत ये रेखाएं होती है। कर्णवत में क्षितिज रेखा होती है बिल्कुल सीधी होती है, ऊर्ध्व रेखा होती है जो खड़ी रेखाएं होती है, और कर्णवत रेखाएं होती है जो ऐसे तिरछी ऐसे रेखाएं होती है, कर्ण जिसको हम बोलते हैं ना। तो कर्णवत ये रेखा जो चित्र में होती है। अब आगे हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक रेखाएं और अनौपचारिक रेखाएं। मीन्स फॉर्मुलर लाइंस एंड इनफॉर्मल लाइंस। तो फॉर्मल लाइंस क्या होती है? जो रेखाएं यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है वो औपचारिक रेखाएं कहलाती है। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी रूपांकन का निर्माण करना है। उद्देश्य पता आपको होना चाहिए। जो फॉर्मुलर लाइंस होती है, जैसे कि हम भुट्टे से लाइन लगाते हैं, सेट स्क्वायर से लाइन लगाते हैं, प्रकार से लगाते हैं, मीन्स जो यंत्र हमारे पास है, टूल्स हमारे पास दिए गए, उसके माध्यम से जो हम रेखाएं खींचते हैं उसको हम बोलते हैं औपचारिक रेखाएं। अब अनौपचारिक रेखाएं कौन सी होती है जी? ये भी अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हाथ से खींची गई रेखाएं अनौपचारिक रेखाएं कहलाती है। जो हम हाथ से सीधे अपने आप खींचते हैं ना, हाथ से जो रेखाएं हम खींचते हैं उनको बोलते हैं अनौपचारिक रेखाएं। टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हम खींच सकते हैं, हाथ से जो रेखाएं खींची जाती है वो हमारी है अनौपचारिक रेखाएं। प्रभावपूर्ण ढंग से खींची गई ये रेखाएं भावों की प्रतीक भी होती है। तो भाव को तो दर्शाती है। ये भाव मन में क्या आ रहा है उस तरह की रेखा जब हम खींचते हैं तो उसको दर्शाती है। रेखाओं का प्रतीकात्मक महत्व होता है। प्रतीकात्मक महत्व भी रेखाओं का होता है। भले ही रेखा किसी प्रकार खींची जाए, उसमें एक अर्थ निहित होता है। रेखा कोई सी भी खींचे उसमें कोई ना कोई अर्थ उसका निहित जरूर होता है। जहाँ एक और इनके माध्यम से दूर और निकट को प्रकट करता है। रेखाओं से दूरी और नज़दीकी बता सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इनके माध्यम से शाश्वता, आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता, शांति, गति आदि कितने ही भावों को मूक रहते हुए भी प्रकट किया जा सकता है। तो ये जो है वो रेखाओं के बारे में बताया, रेखाओं के गुण के बारे में बताया कि रेखाएं क्या क्या चीज़ें हम रेखाओं से माध्यम से बता सकते हैं। रेखाओं के प्रमुख प्रभाव। अब रेखाओं के प्रभाव क्या पड़ते हो निम्नांकित में नीचे बताए गए हैं। इस पहले ही बता रहा है कि सरल रेखाओं में निश्चय और कठोरता प्रकट होती है। तो जो सीधी रेखा होती है, प्रश्न पूछा जाता है कि सीधी रेखाएं से क्या प्रकट कर सकते हैं, तो निश्चय और कठोरता। इसका मैं इंडेक्स भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो यदि आप अभी सीधा ही पढ़ लें, इसको नोट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स इसका मैं बताऊंगा। इंडेक्स में 7 प्रकार की रेखाएं और उनका बताया गया है कि उसकी क्या विशेषता या क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो इंडेक्स से भी आप बाद में लिख सकते हैं कि सरल रेखा से निश्चय और कठोरता प्रकट होती है। अब दूसरा है किंचित घुमावदार रेखाएं। अब घुमावदार रेखा होती है उसमें शिथिलता और लचक होती है। ठीक है, इसमें कोमलता, स्त्रैणता एवं मादकता आदि के गुण भी होते हैं। जो लचकदार या घुमावदार जो रेखाएं होती है उसमें ये गुण होते हैं। यहाँ पे स्मरण करने के लिए कुछ दिया गया हमें कि बल तथा गति के अनुसार रेखाओं के
प्रकार में बल यदि लगता है, यदि गति आपने शो करनी है तो रेखाएं कितने प्रकार की होती है, तो ये जरूर आप लिख सकते हैं। जैसे दुर्लभ रेखा, दूसरा है सशक्त रेखा, तीसरा है कोमल रेखा, चौथा कठोर रेखा, पांचवा कोमल किनारों वाली रेखा, छठा है कटे फटे किनारों वाली रेखा तथा टूटी हुई रेखाएं। ये बल और गति के अनुसार रेखाओं के प्रकार हैं, ये आप लिख सकते हैं। बल और गति के अनुसार यदि पूछा जाए तो ये 6 प्रकार जो है वो आपके अब इसमें लिख सकते हैं। हम जो पढ़ रहे थे, हम इसमें पढ़ रहे थे रेखाओं के प्रभाव, ठीक है। तो प्रभाव में हमने 2 प्रभाव पढ़े थे, तीसरा हम पढ़े कि अत्यधिक मुड़ी हुई रेखा। ये जो अत्यधिक ज़्यादा मुड़ी हुई रेखा होती है शांति, क्रियाशीलता एवं प्रभावशालिता होती है। उसका जो प्रभाव होता है, अत्यंत मुड़ी हुई रेखा होती है, उसके प्रभाव इसने बताए हैं। अगला हम इसमें पढ़ते हैं कि अधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से मानसिक असंतुलन, आशंका, अनिश्चय, हलचल, संघर्ष आदि व्यक्त होता है। अगला इसमें है, एक और प्रभाव इसमें है क्षितिज रेखाएं। जो क्षितिज रेखाएं होती है ये बिल्कुल ऐसी होती है, ये शांत पानी की तरह जिसको हम बोलते हैं ना, सीधी रेखा ऐसी होती है। तो ये विश्राम, शांति तथा निष्क्रियता आदि व्यक्त करती है। जो सीधी बिल्कुल होती है ये इस तरह के भाव व्यक्त करती है। अगला इसमें है तिरछी कर्णवत जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं संक्रमण, भ्रांति एवं क्रियाशीलता प्रकट करती है। जो ऐसी तिरछी रेखाएं होती है वो इस तरह के भाव को प्रकट करती है, ठीक है जी। अगला इसमें है कुंडलित रेखाएं। जो कुंडलित रेखाएं होती है ना, ऐसे ऐसे कुंडली मार्ग, ऐसे रेखाएं होती है, ऐसे ऐसे कुंडलित रेखाएं होती है, ठीक है जी। लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है, क्योंकि आगे से आगे लय बन रही है ना, तो लयपूर्ण गति को ये व्यक्त करती है। अगला है कि एक ही बिंदु से संबंधित एक पुंजीय रेखाएं प्रसार, एकाग्रता, शांति, शोभा आदि व्यक्त करती है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं सारे भाई, कौन सी रेखाएं क्या चीज व्यक्त करती है। अब हम देखते हैं इसका इंडेक्स जो इसका मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप देखिए, ये इसका इंडेक्स है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वे रेखा एवं उनके प्रभाव, तो किस रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। लंबवत रेखा है वो आकांक्षा का प्रभाव उसका पड़ता है। क्षितिज रेखा है तो विश्राम, शांति, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कर्णवत रेखा है तो व्याकुलता और बेचैनी, ठीक है जी। कोणिक रेखाएं असुरक्षा, क्योंकि कोण ऐसे होता है ना, इधर को जाएं कि इधर को जाएं, एक असुरक्षा का भाव इससे रहता है, मतलब फिक्स नहीं है, किधर को भी हो सकता है, कोई और कोण इससे से निकल जाए तो असुरक्षा रहती ना भाई, किधर को क्या क्या कैसे होगा, उस तरह से इसका जो है प्रभाव पड़ता है। एक पुंजीय रेखाएं होती है, स्वच्छंदता का इसका प्रभाव पड़ता है। चक्राकार रेखाएं निरंतरता और प्रवाही रेखा मीन्स गति को जो है दर्शाती है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी थी रेखा। आगे हम पढ़ते हैं आकृति या फॉर्म, ठीक है जी। आकृति अथवा रूप ऐसा क्षेत्र है जिसका एक निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। इस प्रकार रेखाओं, वर्णों एवं छाया प्रकाश द्वारा चित्रतल पर सभी ओर से निश्चित सीमाओं में अंकन या आलंकन ही आकृति अथवा रूप है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन से किसकी बन गई है कि आकृति की। कलाकार चित्र में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। इन चित्रकार अपनी रुचि और सौंदर्य भाव के अनुरूप करता है। तो फॉर्म क्या होती है ये इसने बता दिया है कि जिसका निश्चित आकार और वर्ण होता है वो क्या है, आकृति। इस प्रकार इसमें रेखाएं, वर्ण, छाया, प्रकाश
द्वारा चित्रतल पर सभी प्रकार की सीमाओं का अलंकन करते हैं तो एक आकृति बनती है, एक रूप बनता है जिसमें कि सारी चीज़ें रहती है। उसमें प्रकाश भी है, छाया भी है, रंग भी है, आपका रेखाएं हैं, उसके वर्ण हैं, तो वो आपकी बनती है आकृति। ठीक है जी। अब आकृति को हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि प्लेटो के अनुसार, ठीक है, प्लेटो ने आकृति के दो भेद दिए, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। ये इन्होंने दो भेद दिए तो इनको पढ़ लेंगे हम, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ते हैं। अभी क्या हमें बताया गया है, अभी हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है इसमें आगे हमारे पास है कि आकृति का वर्गीकरण। साधारणतः रूप दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के रूप जो इसमें बताए गए, आकृति का वर्गीकरण दो में किया गया है। एक हमारा है नियमित, दूसरा है अनियमित। ठीक है जी, दो हमारे को रूप इसके बताए गए हैं। तो अनियमित हम पढ़ते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें दो भाग समान है, जैसे वृत्त। अब वृत्त को यदि आप दो भागों में बांटेंगे तो दोनों समान रहेंगे, आयत, त्रिकोण आदि। ठीक है, ऐसी आकृति जिसके दोनों भाग समान है तो उसको क्या कहते हैं, नियमित हम जो है वो आकृति कहते हैं। दूसरा है अनियमित। अनियमित मीन्स ऐसी आकृति जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, जैसे केतली है, ठीक है जी, वृक्ष है, वृक्ष की इधर को बड़ा भी हो सकता है, इधर को छोटा भी हो सकता है, तो ये है अनियमित आकृति। तो ये आकृतियां जो है इसे इन्होंने डिफाइन इसको किया हुआ है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने रूप के अन्य वर्गीकरण भी किए हैं, जैसे ज्यामितीय, अलंकारिक, प्राकृतिक और काल्पनिक। कला की समस्याओं के आधार पर रूप अथवा आकृति के दो भेद है। किसके आधार पर है जी, समस्याओं के आधार पर। ध्यान रखना है आपने, समस्याएं जो इसमें उत्पन्न हो रही है, समस्याओं के आधार पर आकृति के फिर आगे दो भेद है, एक सक्रिय आकृति, एक सहायक आकृति। पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, जो निश्चित सीमा में संगठित होकर चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये सक्रिय रूप है, किसका है जी, आकृति का। ठीक है, समस्याएं जो आती है उसके आधार पर। ठीक है, दूसरा हमारा है सहायक आकृति। ठीक है, रिलेटिव फॉर्म जो होती है, जो चारों ओर एकत्र होकर सक्रिय रूप को बल एवं प्रभाव प्रदान करते हैं, ये सहायक होती है। तो ये इसका जो है वो सहायक रूप हमारे को बताया गया है। अब हमें बता रहे हैं कि आकृति के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। जैसे भी रेखाओं के प्रभाव आपने पढ़े थे ना, आकृति के हम पढ़ते हैं, तो रेखाओं के प्रभाव की ही भांति आकृति या रूप के भी अनेक प्रभाव होते हैं। ठीक है, जब क्या क्या होते हैं कि सरल रेखाओं से घिरी आकृति में स्थिरता एवं शक्तिमयता होती है। तो ये आपने नोट कर लेना है कि यदि सरल रेखाओं से घिरी आकृति, क्योंकि सरल रेखाओं के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, निश्चय और कठोरता प्रकट कर रहा था। यहाँ पे स्थिरता और शक्ति में, कठोरता में शक्तिमान, शक्ति में है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आकृति में भी इस तरह के प्रभाव इसके पड़ते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न में आता है, तो आप ऐसे इसका जवाब दे सकते हैं। अगला है त्रिभुजाकृतियों से ऊर्ध्वमुखी गति एवं ऊर्जा का संकेत होता है। तो ये त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, तो उससे ऊर्ध्वमुखी गति और ऊर्जा का संकेत होता है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं कि वर्गाकार आकृति स्थिरता एवं दृढ़ता की परिचायक है। यदि वर्गाकार आकृति है तो स्थिरता और दृढ़ता का परिचायक है। वृत्त में पूर्णता, वृत्त में क्या है, पूर्णता है, आकर्षण, निरंतरता एवं गति रहती है। ठीक है जी। अंडाकृति से लावण्य एवं प्रसार का प्रभाव किया जा सकता है, यदि हमारी जो आकृति अंडाकृति है। ठीक है जी। एक और इसमें प्रभाव बता रहे हैं कि टेढ़े मेढ़े रूप से अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता,
व्याकुलता आदि व्यक्त होते हैं। कटे फटे रूप संघर्षपूर्ण स्थिति का प्रभाव डालते हैं। तो ये इसके जो है वो प्रभाव बताए गए हैं, रूप के आकृति के जो है प्रभाव बताए गए हैं। यहाँ पे हमें ये कुछ स्मरण करने के लिए बता रहा है कि इसे याद रखें। तो रूप के दो पक्ष होते हैं, ये अपने याद रखने के लिए ही बता रहा है कि एक जो दृष्टि को दिखाई देता है, एक तो वो रूप है। दूसरा कौन सा रूप है जी? दूसरा जो अनुभव होता है, एक तो दिख रहा है, एक अनुभव हो रहा है, अर्थात भाव कैसे होता है। इसके अलावा जो रूप बेजान है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह एक धार्मिक आकार है, ठीक है। स्वास्तिक होता है ना बना हुआ, इस तरह ऐसा 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 होता है बना हुआ, ऐसे होता है बना हुआ, यहाँ से ऐसे होगा, ये ऐसा होता है, ये स्वास्तिक होता है बना हुआ। इसका भाव पक्ष क्या है? जैसे यहाँ बता रहा है ना ये कि दृष्टि को जो दिखाई देता है, एक वो पक्ष है। दूसरा कौन सा है? अनुभव होता है, अर्थात भाव होता है। इसका प्रभाव, इसके अभाव में रूप बेजान होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि स्वास्तिक है बना हुआ, तो उसका चिन्ह जो है वो धार्मिक आकार है, पर भाव पक्ष क्या है? उसका कल्याण है। तो कल्याण के लिए भाव पक्ष उसका दिख रहा है। इस तरह से रूप के दो पक्ष जो है बता रहा है कि एक दिखाई देता है और दूसरा जिसको अनुभव हम कर सकते हैं, उसका भाव क्या है, वो उसका दूसरा रूप है। तीसरा हमारा है वर्ण। जो हम कला दृश्य के तत्व, दृश्य कला के तत्व हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो हमने पढ़ लिए हैं, आकृति और रेखा। तीसरा हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण मीन्स कलर, रंग। चित्रकला के तत्वों में वर्ण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वर्ण का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। रेखा यदि चित्र का मुख्य आधार है तो उसे पूर्णता रंग के सहारे मिलती है। तो ये हमारा जो है वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझते हैं कि रंग के बारे में ये बता रहे हैं कि वर्ण जो है वो वर्ण का महत्व क्या है। तो वर्ण प्रकाश का गुण है। देखो जी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण किसका गुण है? प्रकाश का गुण है। रंग जो है वो प्रकाश का गुण है। वर्ण पूर्णतः प्रकाश व दृष्टि पर निर्भर तत्व है। रंग किस पर निर्भर तत्व है जी? दृष्टि और अपने प्रकाश और दृष्टि पर। किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर प्रकाश आँखों में प्रवेश कर रेटिना पर जाकर केंद्रित हो जाता है। जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं तो प्रकाश हमारे रेटिना में जाकर केंद्रित होता है और वहाँ से हमें उसका वो कलर भी महसूस होता है। रेटिना के पार्श्व से में रोडस तथा कौन सा सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती है जो चेतन हो जाती है। जैसे प्रकाश रेटिना में पड़ता है वो चेतन हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है। इसी से रंग की अनुभूति होती है। ठीक है जी, इससे हमारे को रंग का पता चलता है कि किसका क्या रंग है। भारतीय चित्र षडम में वर्ण सामंजस्य को वर्णिका भंग नाम से संबोधित किया गया है। तो वर्णिका भंग नाम से जो है इसको संबोधित किया गया है। किसमें किया गया? भारतीय चित्र षडम में। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है रंग के बारे में इसको बता रहा है। कुछ हमारे को याद रखने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। ये हमारे लिए 8वीं में भी है बच्चों के लिए, और ये अभी जो हमने फर्स्ट टर्म के पेपर बनाए थे उसमें भी हमने डाला था कि सूर्य की किरणों के 7 वर्ण होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। विबग्योर, इसको याद करने की फॉर्म है। ये 8वीं कक्षा में है, जो NCERT का जो सिलेबस है उसमें बच्चों के लिए भी हम इसको याद करवाते हैं बच्चों से। तो जिसे हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। जो सूर्य की जो किरणें होती है उससे हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, 7 वर्ण प्राप्त होते हैं, और जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से यदि हमने उसको याद करना है तो उसको हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, इसे क्रमबद्ध कैसे करते हैं? V फॉर वायलेट, ठीक है जी, बैंगनी कलर होता है। I फॉर इंडिगो, ठीक है जी, और ये आपका V है, V फॉर ब्लू, नीला, ठीक है जी। ये आपका G है, G फॉर ग्रीन, फिर Y है, Y फॉर येलो,
ओ है O फॉर ऑरेंज और रेड, R फॉर रेड। तो ये हमारे जो 7 रंग है और क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। विबग्योर आता है और कमीशन में क्या पूछा जाता है, कमीशन में क्या कैसे पूछा जाएगा कि इसका जी 5वां रंग कौन सा होता है, 5वां रंग कौन सा है, येलो। पूछा जाएगा तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ब्लू। पूछेगा जी चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है जी, ग्रीन। तो इस तरह पूछा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्म बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य की किरणों से 7 रंग निकलते हैं, उनमें से आप जो है ना हमें छठा रंग बताइए। तो छठा हमारा है ऑरेंज। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना है ताकि किसी भी तरह की आपको इसमें समस्या ना हो बताने में। ठीक है जी। अगला हम इसमें पढ़ते हैं वर्ण के 3 गुण होते हैं। तो रंग के कितने गुण होते हैं, 3। एक होता है रंगत, मान और संघनता। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना जी, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। हाँ, समय ज़्यादा लग रहा है इसमें क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पूरा वीडियो लास्ट तक आपने देखना है तो ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कमीशन निकालना है तो फिर आपको बैठने का अभ्यास तो करना पड़ेगा, पढ़ने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। और रंगत क्या होती है, रंग के नाम को रंगत कहते हैं। किसे कहते हैं रंगत, रंग के नाम को रंगत कहते हैं। अब मान क्या है, वैल्यू क्या है इसकी, तो रंग का हल्कापन या गहरापन, ठीक है, डार्क या लाइट जो होती है उसकी मान है, उसकी वैल्यू है। और संघनता क्या है इसकी जी, वर्ण की शुद्धता व तीव्रता, वो क्या है इसकी संघनता है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं कि रंगत क्या है, मान क्या है। तो रंगत को हम थोड़ा विस्तार से और पढ़ लेते हैं कि रंगत क्या होती है, कि वर्ण का स्वभाव रंगत है। वर्ण का स्वभाव क्या है, रंगत है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत का से ही पहचाना जाता है। मुख्यतः रंगतें 3 है। कौन सी है, पीला, लाल और नीला। मीन्स ये प्राइमरी कलर है। कौन सा कलर है जी, प्राइमरी कलर है। ध्यान रखें अच्छे से, इनसे ही पूरे जो रंग बनते, बाकी जो भी आपने सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टर है, इंटरमीडिएट, जो भी कलर आपने बनने हैं वो इन्हीं से बनने। मेन है आपका प्राइमरी कलर। तो रेड, येलो, ब्लू, या यहाँ पे पीला पहले दिया है, फिर लाल दिया है, फिर नीला दिया है, तो येलो, रेड और ब्लू दिया है। तो कोई सा भी एक नाम, कोई किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं, चाहे आप ब्लू, रेड, येलो बोलो, जो भी मर्जी बोलो, पर ये 3 रंग जो है वो हमारे प्राइमरी कलर हैं। इन्हीं रंगतों के मिश्रण से अन्य रंगतें प्राप्त होती है। तो ये प्राइमरी कलर है। ये प्रश्न जो है कमीशन में जरूर आता है। अब हम पढ़ते हैं मान। वर्ण का मान रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। तो हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है मान। जैसे गहरा लाल, हल्का लाल, सफेद या काला रंग की मात्रा किसी भी रंग को मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न तान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रेड जैसे यहाँ दिया है, उसमें यदि आप ब्लैक मिला लेंगे तो गहरा लाल हो जाएगा, रेड वाइट मिलाएंगे तो हल्का लाल हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो इसको हल्का और गहरा यदि करना है तो रेड सॉरी अपने वाइट और ब्लैक, ये न्यूट्रल कलर होते हैं, ये किसी भी रंग में नहीं आते हैं। ये भी ध्यान रखना आपने। वाइट और ब्लैक जो कलर होता है, और न्यूट्रल कलर हम इनको बोलते हैं, ये किसी भी रंग श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे रंग श्रेणियाँ यदि हम पढ़ेंगे इसमें है, और आगे मैं भी आपको बता सकता हूँ। हम जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, ट्रेडी कलर स्कीम होती है, ट्रेशी कलर स्कीम होती है, वार्म एंड कूल कलर स्कीम होती है। आप किसी भी तरह की कलर स्कीम आप ले सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होती है। तो कोई भी कलर स्कीम है, उनमें ये 2 रंग जो है वो नहीं होते हैं, वाइट और ब्लैक, क्योंकि ये किसी भी रंग को या तो हल्का कर सकते हैं या किसी को डार्क कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, पर खुद ही इनको जो है कलर की स्कीम में नहीं लेते हैं। आगे कुछ हमारे लिए स्मरण करने के लिए है, यहाँ पे दे रहा है कि उष्ण और शीत वर्ण, वार्म एंड कूल कलर जो है कौन कौन से होता है। तो ये भी आप याद कर लें, जिन्हें अधिक देर तक नहीं देख सकते हैं। देखो ये सबसे आसान परिभाषा है गर्म रंग की। गर्म रंग को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। जिन रंगों को हम अधिक देर तक नहीं देख सकते उनको उष्ण रंग कहते हैं, जैसे पीला, नारंगी और लाल। ये जो है हमारे गर्म रंग है। ये प्रश्न कमीशन में आता है, पूछा जाता है इसको। बहुत ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से देखिए। दूसरा हमारा है जो रंग नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं वो
शीत रंग कहलाते हैं। जो शांत रंग होते हैं, जैसे आपका हरा है, नीला है, और इससे निकलते स्काई ब्लू होता है, पानी का कलर होता है, तो बिल्कुल शांत होता है। मेन इसमें नीला और हरा है, इससे जितनी भी आगे रंगतें बनेगी, ठीक है, वो सभी जो है वो आपके कूल कलर होंगे। और पीला, नारंगी और लाल से जितनी भी रंगतें बनेंगी आगे, वो सभी जो है वो हमारे गर्म रंग होते हैं, वार्म कलर होते हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं संघनता। ठीक है, ये चीज़ें बताई है ना इन्होंने, रंग के बारे में, तान के बारे में जो बताई थी। तीसरा हमारे को इन्होंने बोला था संघन। 2 हम इसमें पढ़ चुके हैं, रंगत और मान। और घनत्व जो हम इसमें आगे पढ़ रहे हैं, संघनता, जिसको हमने पढ़ा था कि वर्ण की संघनता उसकी शुद्धता का द्योतक है। रंग कितना शुद्ध है वो उसका द्योतक है। किसी भी वर्ण में तटस्थ अथवा धूमिल रंग, ठीक है, मिलाकर उसकी संघनता को कम किया जा सकता है। जैसे ब्लैक प्लस व्हाइट तो ग्रे हो गया, ठीक है, व्हाइट मिला दिया ना इसमें, तो इसकी संघनता को हमने जो है वो कम कर लिया है। जैसे ब्लैक बिल्कुल डार्क ब्लैक था बिल्कुल, ठीक है, उसमें व्हाइट डाल दिया तो वो ग्रे हो गया, उसको हमने उसकी संघनता को कम कर लिया। तो इस शुद्धता का द्योतक है घनत्व जो है। ठीक है जी। वर्ण का वर्गीकरण। अब वर्ण का वर्गीकरण कैसे किया गया है? कला रचना के अंतर्गत होने वाले वर्ण प्रयोगों के आधार पर वर्ण वर्गीकरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? अब यहाँ पे आ गई है कलर स्कीम में। ठीक है जी, जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा था ना, कलर स्कीम होती है, तो हम पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी है? प्राइमरी कलर स्कीम, मीन्स प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य वर्ण 3 है। कौन से जी? लाल, नीला और पीला। मुख्य रंग में ये रंग होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। ये इसकी मेन खासियत बात क्या है कि कोई भी रंग आप मिला लो, लाल नहीं बना सकते आप, ना आप नीला बना सकते, ना आप पीला बना सकते हैं। तो ये मुख्य रंग होते हैं, इनको प्राइमरी कलर कहते हैं, नेचुरल कलर भी हम इनको कहते हैं। अगला हमारा है सेकेंडरी कलर। ठीक है, द्वितीयक वर्ण। सेकेंडरी कलर हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या है? पहले सबसे पहले किन्हीं 2 प्राइमरी रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंगत द्वितीयक रंग कहलाते हैं। मतलब कोई भी 2 आप प्राइमरी मिला लो तो जो अगला रंग बनेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। जैसे कि पीला और लाल यदि हम मिलाते हैं तो नारंगी बनता है। ठीक है, तो ये हमारा संतरी कलर बनता है। इसी तरह से कोई भी 2 प्राइमरी यदि आप मिलाएंगे तो उसका तीसरा जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। अच्छा, अब अपना ट्रेडिक कलर हम पढ़ते हैं। टर्शरी कलर जिसको हम बोलते हैं समीपवर्ती वर्ण, हम इसको बोलते हैं हिंदी में ट्रेडिक या एनालॉगस कलर हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक प्राइमरी कलर, देखो ध्यान से देखना, अपनी इसकी परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। वैसे तो आपको ये आती होगी, फिर भी अब थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा कि एक प्राइमरी है जी और वो द्वितीयक रंग है, को मिलाकर समीपवर्ती वर्ण का निर्माण होता है। मीन्स एक प्राइमरी मिलाकर के जो अगला बनेगा हमारा उसको हम बोलते हैं समीपवर्ती टर्शरी या एनालॉगस कलर, हम उसको बोलते हैं। आगे हमारे को एक दे रहा है पूरक या विरोधी रंग। ठीक है, ये हमारी कलर स्कीम है। कलर स्कीम हम इसको बोलते हैं, कलर स्कीम में चल रही है। मैंने बोला था ना आपको, ट्रेडिक कलर स्कीम, एनालॉगस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, तो ये हमारी पूरक और विरोधी रंग इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, ऑपोजिट कलर भी हम इनको बोलते हैं। तो वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें होती है। तो इसकी परिभाषा है कि एक दूसरे रंग कलर जब हम बनाते हैं, कलर व्हील हम बनाते हैं, तो उसके एक दूसरे के सामने जो बिल्कुल सामने आमने सामने जो रंग आते हैं वो एक दूसरे के विरोधी। जैसे लाल का विरोधी कौन सा है जी? हरा है। रेड और ग्रीन एक दूसरे के विरोधी है। यह अगला हमारा है एक रंगत इसमें और है एकाकी वर्ण, मीन्स मोनोक्रोमेटिक स्कीम। मोनोक्रोमेटिक स्कीम क्या होती है? थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक ही रंग की विभिन्न तानों को एकाकी वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। जैसे नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। ठीक है जी, अब नीला हमने ले लिया, उसमें व्हाइट मिला दिया तो हल्का नीला हो गया, ब्लैक मिला दिया तो गहरा नीला हो गया। तो इनको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम।
आगे कुछ याद रखने के लिए कह रहे हैं, स्मरण करने के लिए कुछ हमें बता गया है कि श्वेत रंग भारतीय झंडे में शांति व्यक्त करता है, वहीं चीन में ये शोक का प्रतीक है। तो ये इसके प्रभाव बताएंगे कि हाँ, हम जो है ना इसको क्या मानते हैं, वाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, और चीन में इसको शोक का प्रतीक मानते हैं। ईसाइयों में नववधु का श्वेत परिधान उज्ज्वलता एवं उल्लास को प्रकट करता है। तो ये देखो अपने अपने हिसाब से है। इंडिया में जो है, हम भारतीय जो है हिंदू धर्म में इसको शांति का प्रतीक मानते हैं वाइट कलर को, चीन में इसको शोक का प्रतीक मानते हैं, और हमारा एक धर्म है ईसाइयों का, ईसाई जो है इसको उज्ज्वलता और उल्लास का प्रतीक मानते हैं। तो अपने अपने हिसाब से इसका जो है हम वो हमारे पे प्रभाव इसका पड़ता है, इसको हम मानते हैं कि इसका जो है वो हम किस चीज़ में कैसे इसको लेते हैं। अगला हम इसमें पढ़ते हैं तटस्थ कलर, ठीक है, न्यूट्रल कलर। जैसे मैं बोल रहा था ना आपको, भी न्यूट्रल कलर होता है। साधारणतः इन्हें रंगतों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये मैं पहले बता चुका हूँ, काला और सफ़ेद। इन्हें अन्य रंगों को मिलाकर उनकी हल्की या गहरी रंगतें प्राप्त की जाती है। तो इनसे जो है हमें हल्की और गहरी रंगतें प्राप्त होती है। वर्ण योजनाओं के कुछ रूप निम्न पद्धतियों पर विकसित किए गए हैं। कैसे किए गए हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। वर्णहीन योजना, ठीक है, वर्णहीन योजना क्या होती है, एक्रोमेटिक जिसको हम बोलते हैं वर्णहीन योजना। यदि किसी चित्र में तटस्थ वर्णों जैसे श्वेत और काला का प्रयोग किया जाता है तो यह चित्र वर्णहीन कहलाता है या कहा जाता है। यदि इसमें व्हाइट और ब्लैक ही कलर किए गए हैं तो उसको जो है वो वर्णहीन कहा जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कलर है ही नहीं, क्योंकि इनको दोनों को तो कलर की श्रेणी में माना नहीं जाता, तो उसको बोलते हैं वर्णहीन, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, एक वर्णीय योजना। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक रंग के विभिन्न बल का प्रयोग एक वर्णीय योजना कहा जाता है। जैसे कि आप रेड कर रहे हैं तो रेड में व्हाइट मिला दो, फिर ब्लैक मिला दो, तो तीन, एक रेड हो गया, एक रेड में ब्लैक मिला करके जो कलर प्राप्त हुआ है दूसरा, और एक रेड में व्हाइट मिला करके जो कलर प्राप्त हुआ है वो तीसरा। तो उसको बोलते हैं एक वर्णीय रंग योजना, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ठीक है। अगला हमारा है बहुवर्णीय रंग योजना। जब चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग होता है तो उसे बहुवर्णीय योजना कहा जाता है। तो ये कलर स्कीम जो हमारी होती है उसको बोलते हैं बहुवर्णीय योजना, जिसमें बहुत सारे कलर हम करते हैं। आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रमुख वर्णों की विशेषताएं एवं प्रभाव। प्रमुख वर्ण जो होते हैं उनके क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उनके प्रभाव होते हैं। जैसे पीला रंग है, यह सर्वाधिक उष्ण और प्रकाश युक्त होता है। यह प्रसन्नता, सूर्य प्रकाश, दिव्यता, यश आदि का प्रतीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लें कि पीला रंग के बारे में पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का जो है ना वो प्रभाव डालता है, या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ के लिए इसको हम देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये गर्म रंग है, और प्रसन्नता, सूर्य प्रकाश, दिव्यता आदि यश के लिए इसका प्रतीक है। ये बहुत प्रश्न इस तरह का पक्का आता है कमीशन में। और लाल रंग के बारे में पूछ रहा है, ये सर्वाधिक तेजक एवं अनाकर्षक होता है, ठीक है, जल्दी आकर्षक नहीं इसके ऊपर रहता है। इसके द्वारा वासना, उत्तेजना, क्रोध, साहस, वीरता एवं श्रृंगारिकता भी प्रकट होता है। तो इससे ये जो है वो लाल रंग के गुण इसमें बताया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप लोग बोर ना हो। तो नीला रंग, ठीक है जी, ये शांत व शीत वर्ण है, ठीक है, शांत वर्ण है, नीला रंग है। ये मधुर, निष्क्रियता, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का प्रतीक है। अगला हमारा है हरा, ये तटस्थ एवं निष्क्रिय है, ठीक है। ये सामान्यतः यह ताजगी, यौवन, कच्चापन एवं अपरिपक्वता का प्रतीक है। हरा रंग जो है ये इसके प्रभाव पड़ते हैं या इसके गुण है इसके, ये चीज इन चीज़ों का प्रतीक है। बैंगनी रंग यह राजसी रंग है,
बैंगनी रंग राशि रंग है। समृद्धि, वैभव, प्रभावशालीता, वीरता, शान शौकत व श्रेष्ठता का प्रतीक है हमारा बैंगनी रंग। अगला हमारा है श्वेत। यह सक्रिय, उत्तेज, प्रकाश युक्त, हल्का एवं कोमल है। स्वच्छता, पवित्रता, तेज एवं सत्य का प्रतीक है हमारा व्हाइट रंग जो होता है ये हमारा है। अगला हमारा है ब्लैक कलर। यह प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, गंभीर एवं एकांतात्मकता को प्रकट करता है। यह दुख, मृत्यु, भय, पाप, निराशा, शोक, आतंक और गोपनीयता का प्रतीक है। अगला हमारा इसमें है, ये हमारा गुण था हमारा किसका था जी, वर्ण का। अगला हमारा चौथा जो तत्व है दृष्टिक लगा वो है हमारा तान, टोन जिसको हम बोलते हैं, लाइट एंड डार्क शेड्स जिसको हम बोलते हैं। इसको भी पढ़ते हैं कि रंग के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं, जो किसी भी वर्ण में सफेद और काले रंग के मिश्रण से बनती है। वर्ण में सफेद रंग मिलाने से जो हल्का तान प्राप्त होता है उसे हल्का बल कहते हैं और काले रंग से प्राप्त तान को छाया, शेड कहा जाता है। मुख्य रूप से तान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है जी, शेड जो होती 3 भागों में होती, जैसे छाया, मध्यम और प्रकाश, डार्क, मिडल और लाइट। 2 टोनें और होती है, मीन्स हाईलाइट जहाँ पे हम बिल्कुल वाइट दे देते बीच में ना, बिल्कुल वाइट देते थे, आगे पीछे उसमें कलर कर लेते, वो फिर चौथी होती है और एक होती है एक्स्ट्रा डार्क। ठीक है जी, तो ये हमारी जो है वो हम में मुख्य हमारी 3 है, 2 हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बड़े लेवल पे है कि हाईलाइट कहीं पे हम करते हैं और या फिर एक्स्ट्रा डार्क हम करते हैं, जहाँ पे 8B से ऊपर की पेंसिल हम यूज करते हैं, 8B है, 10B है, 12B है, वो पेंसिल जहाँ हम बिल्कुल डार्क कोला जहाँ पे पूरा काला कर देते हैं हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डार्क। तो ये हमारी तान जो हो वैसे 3 प्रकार की होती है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, इस प्रकार सफेद और काले रंग के मिश्रण से अन्य तानों को भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यदि किसी रंग में एक साथ दोनों रंग सफेद और काला मिला दिए जाएं तो तान में परिवर्तन तो होगा ही, उसकी संघनता में भी परिवर्तन आता है। तो यदि दोनों रंग हम मिला देते हैं तो उसका ये प्रभाव रहता है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। चित्र में जिस प्रकार रेखा, रंग तथा रूप के अनेक प्रभाव होते हैं उसी प्रकार तान से भी विविध प्रभाव होते हैं। तो जैसे रेखा से, रंग से, रूप से प्रभाव होता है उसी प्रकार तान से भी प्रभाव होते हैं। हल्के तथा प्रकाशित तान प्रसन्नता, उल्लास तथा गहरी तान निराशा, रहस्यमयता का वातावरण उपस्थित करती है। तो ये तान के भी आगे प्रभाव इसमें बताए गए हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि रंग की तान में परिवर्तन करके ही वातावरणीय श्रेय वृद्धि परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। अग्रभूमि में स्थित रंग की तान निकटता दर्शाने हेतु प्रखर होती है, किंतु पृष्ठभूमि में दूरी दर्शाने के लिए रंग की तान धुंधली हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्लियर दिया गया कि यदि हमने जो है वो दूरी दर्शानी है तो वहाँ पे रंग जो धुंधला हो जाता है। तान के कुशल प्रयोग से आकारों में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, 3D जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं। आकारों की कठोरता, ठोस जो आकार होता है, ठीक है, उसका उभराव, गहराई आदि में छाया प्रकाश दिखाकर उसका आयतन दर्शाया जा सकता है। भारतीय चित्रों की तुलना में पाश्चात्य रेसकालीन चित्रों में इसका सफल प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं
लियोनार्ड से विंचियो आदि के चित्र में, लियोनार्ड विंची जो है एक नाम है इनका चित्रकार का, इन्होंने मोनालिसा का बहुत सुंदर चित्र बनाया था। इसमें मैंने पीछे आपको बताया भी था। ठीक है, भारतीय चित्रों में कंपनी शैली में से छाया प्रकाश की विभिन्न तानों का प्रयोग आरंभ हुआ और आधुनिक समय में इसमें नए नए प्रयोग होते रहे हैं। तो ये हमारा था आज का तान के बारे में। अब दो हमारे इसमें बढ़ते हैं तत्व, एक हमारा है पोत टेक्सचर और दूसरा हमारा है अंतराल। तो इसको भी जल्दी से हम जो है पढ़ लेते हैं। 5 मिनट में हम इसको भी पढ़ के जो है वो समाप्त कर लेंगे। टेक्सचर जो है किसी भी सतह या धरातल के गुण को पोत कहते हैं, मीन्स टेक्सचर कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान पोत के माध्यम से होती है। पोत का अनुभव 2 प्रकार से होता है, चक्षुष और अनुभूतिज्य। ठीक है जी, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। अंधा व्यक्ति पोत को नहीं देख सकता, परंतु स्पर्श से अनुभूतिज्य सुख प्राप्त कर सकता है। तो देख नहीं सकता पर अनुभूति तो उसकी कर सकता है। सृजन की दृष्टि से पोत को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से है? पहला हमारा है प्राप्त, नेचुरल टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं। प्राप्त पोत वह है जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप में विद्यमान है। प्राप्त पोत शिला चित्रों में स्वतः ही दिखाई देता है। जो नेचुरल हमारा होता है उसको बोलते हैं प्राप्त, नेचुरल जो टेक्सचर है। दूसरा है अनुकृत, ठीक है, कॉपिड टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं प्रकृति दत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत अनुकृत पोत कहलाते हैं। आधुनिक ग्राफिक कला विधियों में इस प्रकार के पोत का प्रचुर मात्रा में अंकन किया जा सकता है। ये कमीशन में प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से नोट साथ साथ कर लें। सृजित पोत, सृजित पोत है क्रिएटिव टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं, बना के जिसको हम खुद करते हैं। इसके अंतर्गत यंत्रों व विभिन्न साधनों द्वारा भांति भांति के पोत सृजित किए जाते हैं। तो जो हम खुद बनाते हैं, अलग अलग टाइप से बनाते हैं, उनको बोलते हैं जो है क्रिएटेड पोत जिनको हम बोलते हैं। ठीक है जी। अब पोत के प्रकार व प्रभाव, अब इसके भी प्रकार और प्रभाव जैसे हमने रेखाओं के पढ़े थे, तान के पढ़े थे। तो पोत की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न स्पर्श संवेदना सूचक शब्दों को प्रयुक्त करते हैं, जैसे कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा इत्यादि है। ठीक है। खुरदरा पोत क्या होता है? रफ टेक्सचर जिसको बोलते हैं। ये पोत दृष्टि एवं स्पर्श दोनों से अनुभव किया जा सकता है। जो खुरदरा पोत होता है उसको हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। चिकना पोत क्या होता है? स्मूथ टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं। ये पोत सुगत स्पर्श की अनुभूति देता है, तो इसको बोलते हैं स्मूथ टेक्सचर या चिकना पोत जिसको हम बोलते हैं। तीसरा, इसने 3 बताए थे ना जी, तो तीसरा हमारा इसमें है कोमल पोत, सॉफ्ट टेक्सचर। ऐसे पोत स्पर्श संवेदना में कोमल और सुखद लगते हैं। तो ये हमारे जो पोत इसने बताए थे, पोत के प्रभाव पर जो बताए थे, ये हमारे इसमें हो चुके हैं। एक पोत हमारा और बचता है, उसको बोलते हैं कठोर पोत या हार्ड टेक्सचर। ये पोत संघन होने के कारण कठोर प्रतीत होता है, बिल्कुल घना होता है, तो उसको हम जो है वो हार्ड टेक्सचर बोलते हैं। पोत का चित्रकला के तत्वों में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि अन्य तत्वों का। आधुनिक कलाकार पोत के महत्व को समझ रहे हैं और अपनी रचनाओं में पोत की विविधता को अपना रहे हैं। तो ये पोत के बारे में था। लास्ट हमारा तत्व बचता है अंतराल। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतराल। कला में
अंतराल वह तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। आकृति की बनावट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका ज्ञान होता है हमें अंतराल से। तो ये इसकी परिभाषा है। रूपों का परस्पर संतुलन होता है। अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना भी असंभव है। कि यदि आपने कोई कलाकृति को संयोजित करना है तो यदि उसमें अंतराल नहीं है तो उसकी कल्पना करना भी असंभव है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों ने भी इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे स्थान, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको आएंगे एमसीक्यू में कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहते हैं, स्थान। सम्रागण सूत्र में भूमि बंधन, इसको क्या कहते हैं, भूमि बंधन। व अभिलाषितार्थ चित्रामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। तो यहाँ पे अंतराल को 3 नामों से पुकारा गया है, स्थान, भूमि बंधन और स्थान निरूपण। ये एमसीक्यू में अलग अलग भी पूछ सकते हैं इसको कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहते हैं, या सम्रांगण में क्या कहते हैं, या अभिलाषितार्थ चित्रामणि में क्या कहते हैं। तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। अंतराल के लिए स्थान, अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये नाम भी आ सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि अंतराल के लिए, स्पेस के लिए ये नाम भी लिए जाते थे। याद रखने के लिए हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि अंतराल का वर्गीकरण। अंतराल को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। अब पॉजिटिव स्पेस क्या होता है और नेगेटिव स्पेस क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। सक्रिय अथवा प्रत्यक्ष अंतराल, चित्र का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है वो क्या होता है, हमारा सक्रिय अंतराल। और सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल या नेगेटिव स्पेस, जिसको हम बोलते हैं कि चित्र का शेष भाग जो प्राय पृष्ठभूमि के रूप में रहता है, सहायक अंतराल कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा मुख्य आकर्षण, जैसे हमारा हेडिंग होती है, जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, ये हमारा है सक्रिय अंतराल, ठीक है। और जो उसकी पृष्ठभूमि नीचे जो ये चीज़, इसके अंदर जो ये चीज़ दी हुई है, इतना ये सारा कुछ मटेरियल ये लिखा हुआ है, तो वो हमारा है सहायक अंतराल। क्योंकि इसकी ये मेन क्या है, स्मरण रखने के लिए, तो ये मेन हेडिंग है, ठीक है। ये है हमारा मुख्य अंतराल और ये नीचे इसका हमारा है सहायक अंतराल। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चित्र के अंतर्गत द्विआयामी चित्र भूमि ही अंतराल कहलाती है, जिसका विभाजन व व्यवस्था ही अंतराल के अंतर्गत स्थान रखते हैं। चित्र बनाने से पहले चित्रकार अपने अंतराल का प्राथमिक विभाजन करता है और अपने संपूर्ण चित्र को उसी पर आधारित करता है। अंतराल को प्रमुख रूपों से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तो अंतराल को रूप के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है सम विभाजन और दूसरा हमारा है असम विभाजन। इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है सम विभाजन। चित्र भूमि को रेखाओं व रूपकारों के माध्यम से इस प्रकार विभाजित करना कि वह चारों ओर समान रूप से विभाजित हो जाए, समविभाजन कहलाता है। तो ये मैं अभी पहले ही कह रहा था, समविभाजन होता है मतलब बराबर हाशिया जो आप लगाते हैं ना, जिससे बराबर चारों ओर बराबर आप जगह छोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं समविभाजन। दूसरा असम विभाजन है। इस विभाजन में चित्र का स्वतंत्रता पूर्वक संयोजन करता है। अंतराल में असमान विभाजन होने पर भी चित्र में संयोजन बना रहता है। इसमें क्या है कि उसमें हाशिया लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम ऑल ओवर डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, तो वो गलत नहीं दिखता है, स्वतंत्र रूप से उसको बनाया जा रहा है और फ्री हैंड से पूरे कागज पे उसको जो है वो बनाया जा रहा है। तो वो चित्रकार इस तरह से एडजस्ट कर लेता है अपने चित्र को कि वो ना तो भद्दा दिखेगा
और ना ही उसमें जो है वो आपको जो है वो क्या बोलते हैं हाशी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ऑल ओवर डिज़ाइन हम बनाते हैं वो उस तरह से सिंदरी हम पूरी बना देते हैं, तो बाहर से यदि हाशिया ना भी लगाएं तो भी उस तरह का वो चल पड़ता है। तो ये हमारा है असम विभाजन। आगे हमारा है द्विआयामी व त्रिआयामी अंतराल। आगे हम इसमें पढ़ते हैं द्विआयामी अंतराल। यदि हम चित्र भूमि में केवल लंबाई तथा चौड़ाई का विचार करें तो उसका अंतराल द्विआयामी होता है। मीन्स यदि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही किसी चित्र में दी गई है उसको बोलते हैं द्विआयामी अंतराल। और दूसरा हमारा है त्रिआयामी अंतराल। ये क्या होता है, इसमें अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की सृष्टि होती है। इसे हम परिप्रेक्षीय अंतराल पर्सपेक्टिव स्पेस भी कहते हैं। तो ये हमारा था आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था दृश्य कला के मूल तत्व। ठीक है, मूल तत्वों का हमने पढ़ा जिसमें कि 6 तत्व हमारे होते हैं, ये हमने इसमें पढ़ लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग स्टडी।